नमस्कार। बिहार में चुनावी समर पर सभी बिसातें बिछ चुकी हैं। सभी पार्टियों ने लगभग अपने सभी उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए हैं। रणनीति तैयार हो रही है और इस वक्त हमारे साथ राज्यसभा टीवी पर मौजूद हैं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी। सर, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। बहुत धन्यवाद आपको। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, आपका जो पिछले 1.5 से 2 साल में जो राजनीतिक करियर का जो सफर रहा, उसकी बात पहले करते हैं। क्या वो कारण रहे कि आपको ये बेहतर लगा कि उस पार्टी की बजाय जिसने आपको मुख्यमंत्री पद दिया, आप उनके विरोधियों के खेमे के साथ जाकर इस चुनाव में लड़ें? देखिए, विरोधियों के खेमे में जाकर के लड़ने की बात नहीं है। बात हुई वादा खिलाफी की, बात हुई अपमान की। इस माने में कि चूंकि हम मुख्यमंत्री बनने के लिए आवेदन नहीं दिया था, हम समझते भी नहीं थे कि हमको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन जो आम धारणा है कि शेड्यूल कास्ट के लोग कमज़ोर होते हैं, दब्बू होते हैं, जैसे चाहे वैसे यूटिलाइज कर लेंगे, इस भावना से प्रेरित होकर के नीतीश कुमार जी माननीय ने हमें मुख्यमंत्री पद के लिए नामित किया। लेकिन जो परिस्थिति उनके सामने थी, वो हमारे नाम को ले करके अपना मुखौटा वो बचाना चाहे। उनका मुख सुफड़ा साफ हो गया था लोकसभा चुनाव में। वो मात्र 2 सीट जीते, उसमें भी 1 सीट किस तरह से जीते वो भी जानते हैं और लोग भी जान गया है। मसलन उनको 16 या 17% मात्र वोट आया था। अब एक आवाज़ उठने लग गई थी कि साहब, आप सुशासन की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, लेकिन वो सब विकास की बात फार्स है। जो गरीबों का विकास नहीं कर सके, 2 रोड बना दे, 2 भवन बना दे, यही विकास का अगर पैरामीटर है तब तो कुछ कहना नहीं है। लेकिन सचमुच में ये पैरामीटर विकास का नहीं है। विकास का पैरामीटर है कि हमारे गरीब जो देहात में रह रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में, जो शहरों में रह रहे हैं, वो सड़कों के डिवाइडर पर सोते हैं, उनको रहने के लिए कोई जगह नहीं है, उनके बच्चे भूख मरते हैं, इधर उधर चुन चान करके वो स्क्रैप को अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उसी प्रकार से देहातों में भी जो अपना मछली मारते हैं, बेंग मारते हैं, चूहा मारते हैं, बिना कपड़ा के रहते हैं, बिना स्वास्थ्य के रहते हैं, घर जाते हैं तो उनको घर है नहीं, फूस उसके ये कहते हैं घर पर भी नहीं है, पानी भी बदस्तूर जा रहा है और सूरज की रोशनी भी जा रही है। और उसी एक ही घर में उसको सब कुछ रह रहा है, वहीं खाना बनना है, वहीं सोना भी है। नारकीय जीवन वो लोग व्यतीत कर रहे हैं। कह सकते हैं ये डाटा का जो मकड़जाल है कि भाई उतना % है, इतना % है। हम कह सकते हैं कि ये समाज का सभी तबके के लोग इस त्रासदी से त्रसित है। इसमें शेड्यूल कास्ट भी है, शेड्यूल ट्राइब्स भी है, अति पिछड़ा भी है, माइनॉरिटी भी है, और सवर्णों में भी जो गरीब लोग हैं उनकी भी यही दशा है। हमारा कहना है कि नीतीश कुमार जी एक काम न किए और उनकी हार हो गई, मांग उठने लग गई थी कि आप रिजाइन कीजिए, तो बड़ा साफ गोई से नैतिकता का तगाजा लेकर के उन्होंने रिजाइन किया, नाटक किया। और जब हम लोग ने भी कहा था कि रिजाइन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने नहीं माना। और उसके बाद हमको इसलिए हुआ, हमको उन्होंने एक ढाल बनाया कि एक शेड्यूल कास्ट के महादलित के लोगों को बना देते हैं चीफ मिनिस्टर। लोग को कहेंगे कि एक तो नैतिकता के आधार पर हमने रिजाइन किया, और दूसरा देखिए हम गरीबों के प्रति क्या भावना रखते हैं, इसलिए जीतन मांझी आदमी को लगा दिया। और तीसरी बात ये भी सोचे कि जीतन मांझी यस मैन हो सकता है, रिमोट से चलेगा, स्टैम्प रबर स्टैम्प हो जाएगा, ये भावना से हमको उन्होंने बनाया था। और बाद में बहुत सारी बातें जब चलने लग गई, हमको भी लगा कि जब हम चीफ मिनिस्टर हैं, हमारा भी प्रोग्रेटिव है, हमसे भी पूछा जाना चाहिए। तो मंत्रिमंडल का निर्माण कैसे हो, फर्स्ट डे से ही हुआ। हमको कोई पता नहीं, एक कागज़ आया हमसे दस्तखत करने के लिए, हमने दस्तखत कर दिया। नेक्स्ट डे विभाग बांटने की बात आ गई, वो भी उसी तरह से एक लिस्ट आई, उसमें हमने दस्तखत कर दिया। 4-5 दिन के बाद उसी प्रकार से दर्जनों IAS IPS अफसरों का ट्रांसफ़र का मसौदा है, इंक्लूडिंग दैट ऑफ SDOs। उसमें भी हमको थोड़ा लगा कि क्या हो रहा है।
करते करते जब हम सोचा कि अब हम मुख्यमंत्री हैं, अगर बदनामी होगी तो मेरी, नाम हो रहा है तो नीतीश कुमार का, ये नहीं होने देंगे। इसके चलते थोड़ा हम संभले और संभल करके अपना प्रयास शुरू किया और वो उनको नागवार लगा। तो कहने का मतलब वो लाचारी में हमको मुख्यमंत्री बनाए थे और जब हम अपना काम शुरू किया तो वो हर तरह का कार्रवाई करके हमको बाध्य किए कि ताकि हम रिजाइन कर दें। तो मतलब ये माना जाए कि अब आप महादलितों के नेता के तौर पर जब एनडीए के गठबंधन में शामिल हैं, तो एक विश्लेषण किया जाता है, उसमें कहा जाता है कि शायद नीतीश कुमार को जो सबसे बड़ा झटका या जदयू को जो सबसे बड़ा झटका लगा होगा वो आपके बाहर आने से और बीजेपी की तरफ जाने से लगा होगा, क्योंकि महादलितों का जो गठबंधन जिसे सोशल इंजीनियरिंग कहा जाता है, वो जो सोशल इंजीनियरिंग नीतीश कुमार ने की थी उसका एक खासा बड़ा हिस्सा आप खिसका ले जा रहे हैं एनडीए की तरफ। देखिए, यहाँ भी हमको मिनिमाइज करके सोचा जा रहा है। हम नहीं कह सकते हैं कि हम किसका नेता हैं, इसलिए महादलितों का नेता हैं कि दलितों का नेता हैं, अगर ये कहा जाता है तो मैं कहता हूँ कि हमको मिनिमाइज किया जाता है। हम तो ये गरीबों की बात उठाई कि जो गरीब है वाकई उसको आवश्यकता है, उसकी दशा दिशा बदलनी चाहिए। उसमें अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड भी है, वुमेन्स भी हैं, माइनॉरिटीज़ भी हैं, या जो सरकारी महकमों में गरीब तबके के काम करने वाले लोग हैं, जैसे अब मान लीजिए होमगार्ड हैं, सिपाही हैं, ये सब, या टोला सेवक हैं, विकास मित्र हैं, ये शिक्षक गण लोग हैं, किसान सलाहकार हैं, सांख्यिकी सहायक हैं, ये सेविकाएं हैं, आशाएं हैं, ममताएं हैं, ये सब क्या है? ये सब गरीब तबके के लोग हैं और इनको 2 जून खाने का इंतजाम भी सरकार नहीं कर रही थी। और इसी का बात समझ करके हमने कहा कि इसके लिए हम कुछ करेंगे। और जब करने की बात आ गई तो उन्हीं का जो मंत्री बना हुआ था, मंत्रिमंडल में हमको अनेक प्रकार का रोड़ा अटकाया, बाध्य किया कि उन कामों को हम नहीं कर सकें। लेकिन हमने तो ठान लिया था कि हम करेंगे, क्योंकि हम जान रहे थे कि बिहार में पैसा की कमी नहीं है। जो मेरा बजट है वो बजट का 3 हिस्सा अंश कंस्ट्रक्शन और रिपेयरिंग के नाम पर जा रहा है, और फालतू कंस्ट्रक्शन, ये नहीं कि कोई मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन हो, तब तो कोई बात ही नहीं थी, लेकिन फालतू, जैसे हाईकोर्ट ने भी पटना का कहा कि ये जो बिहार में म्यूजियम बना रहे हैं, क्या जरूरत म्यूजियम बनाने की थी? 17 एकड़ जमीन प्रेशियस जमीन है, यहाँ पर अनेक प्रकार का इस्टेब्लिशमेंट हो सकता था, हजारों करोड़ मंथली बिहार को उससे आमदनी हो सकती थी। बाहर के लोग भी आते या और किसी को इन्वेस्टर को देते तो वो होता। वो न करके अपना नाम सिर्फ लिखा जाए कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कर कमलों के द्वारा उद्घाटित, इस चीज़ के लिए उन्होंने बिहार गरीब ऐसे जनता के राज्य का 570 करोड़ 80 करोड़ उसमें उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, जिस पर हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी। आज जाके देख लीजिए, निर्माणाधीन है, अभी हम समझते हैं कि आधा से ज़्यादा काम नहीं हुआ है, अच्छा, लेकिन वहाँ जाके लिखा हुआ है उद्घाटित हो गया वो। इसलिए उनको समझ में आया कि इधर क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, या आगे हम मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो सीधे उन्होंने लिखवा दिया कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कर कमलों के द्वारा उद्घाटित। इस तरह से अपने भीम में अपने को चमकाने के नाम पर बिहार का पैसा खर्च कर रहे थे उधर, और ठेकेदारों को लाभ देने के लिए, दलालों को लाभ देने के लिए, कमीशन प्राप्ति के लिए ये सब काम कर रहे थे। ये एक तो नज़ारा, एक नज़ीर हुआ। इसके अलावा सैकड़ों ऐसा काम हुआ जहां 3/4 बजट का हिस्सा उधर जा रहा था। हम उसी को रोकने का प्रयास किया, और इसमें भवन विभाग के सेक्रेटरी को, रोड विभाग के सेक्रेटरी को, कल्चर विभाग के सेक्रेटरी को, जो तीनों में इन्वॉल्व था, तीनों को हमने बदल दिया, तो हमने बहुत बड़ा पाप कर दिया। चलिए, अब हम जो चुनाव की तरफ आते हैं, चुनाव की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा। बहुत सारे सवाल इस चुनाव को लेकर उठ रहे हैं। सबसे पहला सवाल जो इस चुनाव को लेकर उठ रहा है, वो मैं कुछ आंकड़े हैं, कुछ मैंने जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा उसके आधार पर मैं जो जानकारी जुटा पाया। बिहार में 22 महादलितों की जो संख्या है उसमें 22 जातियां आती हैं। अब आपको इस सिनेरियो में, आप चाहे उसे मान रहे हों या आप कह रहे हो कि नहीं, मैं गरीबों का भी नेता मुझे कहा जा सकता है, लेकिन आपको महादलितों का नेता कहा जाता है।
आपकी जाति भी महादलितों के जो जातियां हैं उसमें से एक आती है। आपकी पार्टी ने 20 उम्मीदवारों की सूची जारी की। उस 20 उम्मीदवारों की सूची में से 6 उम्मीदवार दलित या महादलित हैं, जिनमें से एक दलित हैं, एक पासवान आपको जिन्होंने टिकट दी, और 5 बाकी दलित उम्मीदवार हैं, जिनमें से 2 सीटों पर आप खुद लड़ रहे हैं। माना जाए कि 4 ही दलित उम्मीदवार माने जाएं। वो 4 में से भी सिर्फ 2 ही जातियां हैं। तो पहला तो ये कि 22 में से सिर्फ 2 जातियों को आपने रिप्रेजेंटेशन दिया। दूसरा ये कि सिर्फ 6 सीटों पर आपने दलितों को टिकट दी, और वो भी वो 6 सीटें जो कि रिजर्व्ड सीटें हैं, जहां पे मजबूरी थी, आपको दलित को टिकट देना ही था। तो अगर आप दलित और गरीब की बात करते हैं तो बाकी जो 14 सीटें आपके खाते में आई, उन पर क्यों नहीं दलितों को आपने तरजीह दी, जबकि आपने मुख्यमंत्री रहते हुए एक बयान दिया था जिसमें कहा था कि दलित क्यों सिर्फ और सिर्फ रिजर्व्ड सीट से लड़े। बहुत अच्छा प्रश्न आपका है, लेकिन आप देखिए हमारी जो स्थिति अभी है बिहार में बनी है, हम थोड़ा सा भय खा गए, मतलब जोखिम से थोड़ा सा हम डर गए, और नहीं तो आज अगर स्वतंत्र रूप में हम चुनाव लड़े हुए होते तो जो आप बात कर रहे हैं ना उसको 100% हम इम्प्लीमेंट करते। लेकिन डर गए इस माने में कि एक तरफ जो महागठबंधन में लोग जा रहे हैं उनको परास्त करना है, तो शायद हम 2 महीने 4 महीना की पार्टी अकेले हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमको एनडीए गठबंधन के साथ जाना चाहिए, और वहाँ पर हमने अनकंडीशनल समर्थन दिया। हमारा कोई कंडीशन नहीं था। हम विश्वास कर रहे थे और कर भी रहे हैं कि जो हमारा जनाधार है उसका वेंटिलेशन वो लोग जान रहे हैं। समाज में जो उद्वेग है, जो समाज में हमारी प्रति आस्था जगी है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कई एक बार इस चीज़ को देख चुके हैं, और भाजपा नेता बिहार के हैं वो तो देख चुके हैं। अब ऐसा कहीं भी होता है कि अगर मिड में हमको बुला लिया गया कोई मीटिंग में और हम अपना भाषण दे के चले तो समूचे जनता वहाँ से सड़क पकड़ ली। ऐसा 2-3 जगह हुआ है। ये क्या वेंटिलेट करता है? कहता है कि जीतन मांझी को ही सुनने के लिए लोग आता है। इस लाइन पर हम भाजपा के नेतृत्व को कह दिया था, हम मुख्यमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं, लेकिन एक ही हमारा यह है कि 25 साल से जिस तरह से बिहार को रौंद करके डाल दिया, गरीबों का इन्होंने और बदतर स्थिति कर दी है, और बड़े बड़े ठेकेदारों का इन्होंने क्या कहते हैं वो बहुत बड़ा काम कर दिया। इस चीज़ को मिटाना है तो लालू और नीतीश जी को हर तरह से असफल कर देना है। इसलिए आपसे हम कर रहे हैं, और ये आपका भी इंटरेस्ट है, और हम इसीलिए कहा कि भाई हमको कोई रिजर्वेशन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, आप हमारी स्थिति को समझ करके आप हमको टिकट दीजिएगा। और उन्होंने टिकट दिया मात्र 20 में भी आप देख लीजिए 13 हमारे सिटिंग विधायक थे, जिसको 2-3 गो को उन्होंने भाजपा टिकट से ही रिकमेंडेट किया, बाकी को हमको दिया। फ़कत हमको 8 या 9 सीट नया मिला, और 8-9 सीट में ही हमको नाचना था। हम क्या कर सकते थे? और जो हमने किया वो बहुत उत्तम किया है कि लेडीज़ को हम 25% दिया, जी माइनॉरिटी को हम 20% दिया, शेड्यूल कास्ट को एज ए होल हम 35% दिया। इस तरह का परसेंटेज और रिजर्वेशन किसी पार्टियों ने नहीं दिया है। इसको मैं अचीवमेंट मांगता हूं कि जो छोटी सी चीज़ हुई उसमें, अगर मान ली हमारे यहाँ 22 जातियाँ हैं शेड्यूल कास्ट का, अगर हम एक को देने लगे तो 22 सीट चाहिए था हमको। आखिर फिर हमको तो छांटना न था, कैसे छांटते? इसका ये मतलब नहीं कि हम उसका दुश्मन हैं, इसका ये मतलब नहीं कि वहाँ अच्छे लीडर नहीं हैं। अच्छे लीडर हैं जिनसे चुनाव हम 100% जीत सकते थे, लेकिन सीट लिमिटेशन के चलते हमको थोड़ा सा करना पड़ा। जी, यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जीतन मांझी से एक और सवाल का जवाब जानना चाहेंगे, क्या वो इस गठबंधन में संतुष्ट हैं? ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जीतन राम मांझी हमारे साथ मौजूद हैं। जीतन जी, आपने ब्रेक में जाने से पहले कहा कि एक गठबंधन की कुछ लिमिटेशंस थी और आप जोखिम जो है वो शायद नहीं उठाना चाहते थे क्योंकि नई पार्टी है। आपको सिर्फ 20 सीटें मिली,
क्या आप संतुष्ट हैं इससे? क्योंकि आपने जाहिर किया था बीच में कि आपको और सीटें ज़्यादा चाहिए थी। क्या आप इस बात से संतुष्ट हैं कि आपको 20 मिली, पासवान जी की पार्टी को 41 मिली और कुशवाहा जी की पार्टी को लगभग आपके ही बराबर सीटें मिली? क्या ये ठीक किया बीजेपी ने? यहाँ पर मैं एक ऐसी बात कहता हूँ जिस पर बहुत को विश्वास नहीं होता है, और हम प्रायः कहते हैं इस बात को। गरीब गरीब होता है, वो ईमानदार होता है, अपने वचनों के प्रति वो मर मिटता है। हम उसी सिद्धांत को लेकर के यहाँ पर पहले कहा आपको, हम अनकंडीशनल समर्थन दिया था और ये भी कह दिया था हमारी बिसात क्या है आप समझ लीजिए। मैं नहीं कहूँगा, अगर मैं कहूँगा तो वो बात फील की बात मानी जाएगी। और विभिन्न प्रकार के मीडिया, विभिन्न प्रकार के लोग, सब लोग कह रहे हैं जीतन मांझी को आने से एनडीए मजबूत हुआ है। मेरा कहने का मतलब है कि मेरी मजबूती का लाभ लेना उनका फर्ज था। हमने जता दिया कि आप अगर ज़्यादा सीट दीजिएगा तो लाभ आपको होगा, कम सीट दीजिएगा तो घाटा आपको होगा। और हमको तो ये 20 सीट दिए, हम तो बहुत बार कहते थे कि हमको 5 सीट भी मिलेगा तो भी हम सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि इतनी बात के बाद का स्कोप कहाँ है कोई बात कहने का। इसलिए असंतुष्टि का कोई सवाल नहीं है। एक और मुद्दे पर आते हैं जो कि आजकल काफ़ी चर्चा में है और शायद पूरे चुनाव में चर्चा में रहे, वो है आरक्षण को लेकर जो सरसंघ चालक का जो बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि शायद एक कमेटी बनाकर रिव्यू करने की आवश्यकता। हालांकि उसके बाद सफाई भी आई संघ की तरफ से, पार्टी की तरफ से। आप बीजेपी के साथ गठबंधन में हैं और जिस आरक्षण की बात हो रही है वो आरक्षण उन्हीं जातियों के लिए है जिन जातियों के आप नेता हैं, जिन जातियों को आप रिप्रेजेंट करते हैं, आप स्वयं उस जाति से हैं। क्या आप सहमत हैं इस तरह के बयानों से, इस तरह के रिव्यू से? देखिए, ऐसे समय में इस प्रकार का मुद्दा नहीं उठना चाहिए था। ये कोई प्रॉपर समय नहीं है, लेकिन हम इस विचार के सदा रहे हैं कि जो संविधान ने प्रावधान किया है, एजुकेशनल एंड सोशल स्टेटस जिस समाज का कम है, नारकीय है, उसको ठीक करने के लिए आरक्षण होना चाहिए, रहना चाहिए। और जब तक कि ये परिस्थिति सुधर नहीं जाती है तब तक आरक्षण कंटिन्यू करना चाहिए। और इसमें जैसे हम कहते हैं कि इस शैक्षणिक स्थिति को ठीक करने के लिए हमारे पूर्वधाओं ने कहा था कि राष्ट्रपति का बेटा हो या का संतान, सबकी शिक्षा एक समान, कॉमन स्कूलिंग सिस्टम की बात आई थी। 68 वर्ष बीत जाने के बाद चाहे केंद्र में बैठी रही सरकार या राज्य में बैठी रही सरकार इस चीज़ को तो कर नहीं सकी, तो कर नहीं सकी दैट मीन्स कि जिसको हम आरक्षण दे रहे हैं आरक्षण कंटिन्यू होना चाहिए। और जिस दिन ये व्यवस्था हम कर देते हैं कि गरीब का भी बेटा या राष्ट्रपति का बेटा एक स्कूल में एक स्टेटस के साथ पढ़ता है, खान पान सब एक तरह की होता है, उसके बाद रिजर्वेशन की क्या मतलब आप रिव्यू की जो बात की जा रही है उससे कतई सहमत नहीं है? देखिए, रिव्यू में हम थोड़ा सा अपने को विशिएट करते हैं और यहाँ पर इसीलिए हम पहले ने कहा था कि ये मुद्दा नहीं उठना चाहिए, लेकिन जब उठ गया है तो हम तो भाई बचपन से अपना विचार रखने के लिए अपने को, हम लोग के मगध में एक प्रोविज़न है कि जो कमज़ोर होता है, गरीब होता है, वो स्वतंत्र विचार का होता है। हम शुरू से स्वतंत्र विचार का, हम 1962 के पार्लियामेंट में जवाहरलाल नेहरू जी के उस वक्तव्य से सहमत हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि 1952 में आरक्षण लागू हुआ, 10 वर्ष के बाद उसको एक्सटेंशन करने की बात आई थी, 1962 में वही बिल आया था। तो जवाहरलाल ने कहा था ठीक है कंटिन्यू होना चाहिए, लेकिन 10 वर्षों में हमने क्या किया, हम गोल प्राप्त कर सके कि नहीं प्राप्त कर सके तो और सुधार की ज़रूरत है क्या, इस तरह का रिव्यू होना चाहिए। अगर ये रिव्यू नहीं होगा और निरंतरता के आधार पर देते जाइएगा तो हो सकता है आगे आने वाले दिन में जो 2 प्रकार का वर्ग तैयार हो जाएगा। ये जवाहरलाल जी का कहना था कि एक
आरक्षण का लाभ लेकर के ऊपर ऊपर उठते जाएगा, और जो किसी कारण से आरक्षण उसको नहीं मिला वो डाउन डाउन होते जाएगा, दो प्रकार का अभिजात वर्ग समाज में बन जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये स्पिरिट नहीं है। मैं उस विचार का पोषक हूँ, इसीलिए मेरा कहना है कि रिव्यू का जहाँ तक सवाल है उसका कतई मतलब नहीं है कि आरक्षण नहीं होना चाहिए। रिव्यू का मतलब ये हुआ कि उसके स्टेटस में कहाँ तक सुधार हुआ, जानकारी लीजिए। अगर सुधार नहीं हुआ है तो उसमें और आरक्षण जोड़ने की जरूरत होगी। उसकी जनसंख्या बढ़ी है, आज 16% आरक्षण देते हैं शेड्यूल कास्ट के, हम कहते हैं कि उसकी जनसंख्या 22% हो गई, 25% हो गई। तो अनटिल अनलेस इसको रिव्यू नहीं कीजिएगा तो कैसे 25% आप कीजिएगा। इस लहजे में हम जवाहरलाल जी के शब्दों में, वो जो पार्लियामेंट में उनका ये है, उससे सहमत हैं। रही बात मोहन भागवत साहब का, उन्होंने किस संदर्भ में क्या कहा उसकी जानकारी हमको नहीं है। उनका जो जस्टिफिकेशन आया है, वेरिफिकेशन आया है, हो सकता है कि वो किसी कंटेक्स्ट में कहा हो, लेकिन हम अपना विचार करते हैं, उसमें उनके विचार से हमारा कोई मतलब नहीं। हम कह सकते हैं कि बेटर लार्जर इंटरेस्ट एंड बेटर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी रिव्यू होना चाहिए। एक दो सवाल और जो कि आपसे संबंधित उठ रहे हैं इस चुनाव में। पहला ये कि परिवारवाद की राजनीति करने का आरोप आपने अपने सहयोगी रामविलास पासवान जी पर कभी लगाया था। जब चुनाव की बयार शुरू हुई थी तब आपने कहा था कि ये परिवारवाद की राजनीति करते हैं, बेटा भाई भतीजा सबको टिकट देते हैं। आपने कुछ अलग नहीं रखा, आपने भी अपने सुपुत्र को टिकट दिया इस चुनाव में। देखिए, परिवारवाद का डिफिनीशन को समझना चाहिए। अगर कोई आदमी कहीं कोई जॉब में है, कहीं कोई और बिजनेस में है, उठा के ला करके उसको पॉलिटिक्स में कर दीजिए, ये परिवारवाद हुआ। लेकिन यदि एक नेता का बेटा 20 वर्षों से लगातार काम कर रहा हो, वो उसकी ऐसी कैपेसिटी हो गई है कि 70,000 और 1 लाख भीड़ को जुटा सकता है, वो पॉपुलर हो गया है, और अगर वो पॉलिटिक्स करना चाहता है और उसको अगर जगह दिया जाता है तो परिवारवाद नहीं है। तो ऐसे मौके पर एक समय जब आप मुख्यमंत्री थे तब आपके निजी सहायक रहे, आपके दामाद, वो कैसे वंचित रह गए? उनको टिकट नहीं मिला, अब तो वो बागी हो गए हैं, इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। इसी से आप समझ सकते हैं, हमने जो पहली बात कही इसी से समझ सकते हैं कि घर में बहुत तरह की बातें होती है। दामाद हैं, बेटी हैं, बेटा हैं, भतीजा हैं, सब कोई होते हैं। हमने कहाँ किसी को तरजीह दिया। हम उन लोगों को यही कहते रहे हैं कि अगर राजनीति में जाना है तो काम करो, क्षेत्र पकड़ो, क्षेत्र में समझो कि क्या क्या हो रहा है, और उसके आधार पर वहाँ की जनता की मांग आ जाए तब तुम राजनीति में जाओ। जहाँ तक रही बात इनका, देवेंद्र प्रसाद जी का, देवेंद्र मांझी जी का, इनके बारे में हमें एक कहना है, एक इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे शख्स हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन पता नहीं किस कारण से उनके दिमाग में कोई विशेष काम करने का, जिससे कि उनकी लाइवलीहुड चले, प्रबंध नहीं करते और ये राजनीति चक्कर में रहते हैं। और इसी सिलसिले में डिमांड आया था, हमसे कहा गया था कि हम भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। हमने उनको साफ कहा था अभी चुनाव लड़ने की स्थिति में आप नहीं हैं। जो हमारे सामने चुनाव लड़ने का क्राइटेरिया है आप फुलफिल नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको हम टिकट के बारे में सोचेंगे भी नहीं। एक और सवाल आपको लेके उठा, भी आपने नामांकन पत्र अपना भरा है एक सीट के लिए, वो आया आपकी संपत्ति से संबंधित। देखें इस तरह से सामने आया कि 1100%, 1200% आपकी संपत्ति में इजाफा हुआ है। तो 1-1.5 साल मुख्यमंत्री पद पे रहने के बाद इतना ज़्यादा इजाफा आपको लगता नहीं कि कुछ एक्सप्लेनेशन देने की आवश्यकता है? देखिए, इसके लिए तो धन्यवाद देना चाहिए था आप लोगों को। जैसे मैंने कहा कि सच्चाई से मैं भागता नहीं हूँ। हमको जो पूंजी है हमने दिखला दिया, और जो अरबों अरबों रखे हुए हैं उनके बारे में क्यों नहीं सोचते हैं, क्यों नहीं कहा जाता है? सब लोग छिपाता है, हमने नहीं छिपाया। एक चीज़, दूसरी चीज़, संपत्ति का वैल्यूएशन जो 5 साल पहले था आज में वैरी होगा ही। हमारे साथ भी वही हुआ है कि मान लीजिए कि 10 लाख की संपत्ति पहले थी, आज उसी का रिवैल्यूएशन करते करते वो 50 लाख 30 लाख हो गया। और रही बात
हमारे पास 5 एकड़ ज़मीन थी, उस ज़मीन को हमने डिस्पोजल किया और डिस्पोजल करने के बाद उसको हमने रख लिया वाइट मनी। हम इसे छिपा के रख सकते थे, अब उसी को हम कह दिया कि मेरे पास ये है, तो लोग तरह तरह कर रहे हैं। यानी गरीब को समझते लोग नहीं हैं कि ये पैसा कहाँ से आया, लेकिन अमीर लोग जो अरबों अरबों रुपया कर कर के लूट रहे हैं, उसके बारे में तो किसी की उंगली नहीं जा रही है। एक आखिरी सवाल वो ये कि चुनाव खत्म होने के बाद क्या जीतन राम मांझी एनडीए के मुख्यमंत्री पद के दावेदारी में सबसे आगे होंगे अगर एनडीए चुनाव जीता तो? ये तो पहले हमने कह दिया, इसका जवाब पहले है। एक प्रश्न ही नहीं अब पूछा जाना चाहिए था कि जब हमने कह दिया कि हमारा कोई शर्त नहीं है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हमने कहा है कि हम बिहार में मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं हैं। लेकिन क्या आपको उस पद पे अगर दावेदारी या फिर अगर गठबंधन तय करता है, फैसला करता है कि उस पद के लिए लोजपा या आरएलएसपी के किसी उम्मीदवार को योग्य माना जाए, क्या उससे भी आपको दिक्कत नहीं होगी? क्या दिक्कत होगी? क्या दिक्कत होगी? आज एनडीए की सरकार यहाँ बने और हम तो यही बार बार कहते हैं कि भाजपा बड़ी पार्टी है, अंदाज है कि वो ज़्यादा सीट लेकर के आएगी ही, तो भाजपा का नेतृत्व होना चाहिए, भाजपा का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। अगर दूसरा कोई बनाते हैं किसी कारण से, लेजिस्लेचर पार्टी जो एनडीए का है अगर तय करते हैं राम और रहीम किसी को, तो फिर उसमें क्या अर्ज हो सकता है? हमारा उसमें किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता है। लेकिन एक प्रश्न जो आप लोग कभी काल करते हैं कि यदि आप पर विचार किया जाए, तो हमारा कहना है कि हम तो डिमांड नहीं कर रहे हैं। जैसे नीतीश जी ने हमको मुख्यमंत्री बनाया था तो हम डिमांड किया था, क्या एप्लीकेशन दिया था, उसी प्रकार से यहाँ हम कोई एप्लीकेशन नहीं दे रहे हैं, हम उससे आगे हट रहे हैं। लेकिन यदि ये परिस्थिति आ जाए कि लोग कहे कि नहीं जीतन मांझी ही मुख्यमंत्री हो, तो हम काम से भागने वाले भी नहीं हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जीतन राम मांझी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, जो कि अब एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार चुनाव पर बातचीत कर रहे थे हमसे। एक बार फिर हाजिर होंगे हम आपके सामने किन्हीं और नेता के साथ किसी और समय पर। तब तक के लिए देखते रहिए राज्यसभा टेलीविजन।